गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सार संग्रह, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है और ये लिखा है महेश बर्णवाल। और आज हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट हमने 2 कंप्लीट कर लिया है और टोटल 22 पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 नंबर पेज से और आज हम कंप्लीट करेंगे टोटल 11 पेजेस। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के हिसाब से या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे टोटल 11 पेज। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे ज़रूर लाइक करें और कमेंट फ्रेंड्स आप ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो आप याद रखेंगे वायसराय कौन था उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ, तो आप डेट के साथ याद रखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो विभाजन है वो प्रभावी हुआ बंगाल में। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो आप याद रखेंगे डेट 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इससे पहले निर्णय कब लिया गया था विभाजन का, तो 20 जुलाई 1905 को। तो ये सबसे ज्यादा नहीं पूछा जाता, जितना ये पूछा जाता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था या प्रभावी कब हुआ। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। जो टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था वहीं पे आपको देखने को मिला कि वहीं पे बहिष्कार आंदोलन या बहिष्कार प्रस्ताव है वो पारित किया गया कि जो विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार किया जाएगा और जो स्वदेशी वस्तु है उसको हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, उद्देश्य ये किसका था, ये उद्देश्य था अंग्रेजों का कि बंगाली जो राष्ट्रवाद है की भावना है कि नहीं हमें आज़ाद किया जाए, तो उसको कम करने के लिए, उसकी भावना को दुर्बल बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए बंगाल विभाजन 1905 का, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ, तो ये दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। अगर पश्चिमी बंगाल की हम बात करें तो इसमें था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल में असम और पूर्वी बंगाल था। अब इसमें पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल में आप देखेंगे तो यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। इसी चैप्टर से यानी इसी जो आंदोलन था बंगाल विभाजन, उसी में वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, तो यही था स्वदेशी आंदोलन। अब पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो आप याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था, इसको आरंभ किया गया था। और ये किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में कौन सा विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रखेंगे सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था। अगर मद्रास में पूछा जाए तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने ये नेतृत्व किया था, कहाँ से, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया, तो ये 1905 में। आप सिंपल याद रखेंगे बहिष्कृत या बहिष्कार आंदोलन, यानी ब्रिटिश वस्तुओं, जो वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करना कब प्रारंभ किया गया था, कब नीति बनाई की गई थी, कब स्वीकृत किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1905 में। यानी जब भी ये पूछे तो 1905 ही, आप स्वदेशी पूछे या आपको बहिष्कृत पूछे या बंगाली विभाजन पूछे, आप 1905 ही याद रखेंगे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस, इस दिन क्या मनाया जाता है, शोक दिवस, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 से ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों इसमें इंक्लूड है, इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया, तो राखी दिवस मनाया गया।
किसके कहने पे? रवींद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे, उनके कहने पे राखी दिवस मनाया गया। तो हमने क्या-क्या अभी देख लिया? तो देखिए, हमने देख लिया पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में इसको डिवाइड किया गया था। पश्चिमी बंगाल जो है, उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, पूर्वी में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। इस समय गवर्नर या ब वायसराय कौन था बंगाल का? तो आप याद रखेंगे इस समय बंगाल का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। और इसी में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बहिष्कृत प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पेज में वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक और मुसलमान ने समर्थन नहीं किया था। तो ये भी पीएससी द्वारा पूछा गया है कि किस आंदोलन में या बंगाल विभाजन में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, किसने सहयोग नहीं दिया था भारतीय लोगों का? तो कृषक और मुसलमान जो वर्ग थे, इन लोगों ने विशेष समर्थन प्राप्त या समर्थन नहीं दिए थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय का व्यवसाय था, इसने बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। इस वजह से ये तत्कालीन कारण था स्वदेशी आंदोलन लाने का। नेक्स्ट बात करें, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने इसका सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि हमें बंगाल में जो भी ब्रिटेन से वस्तुएं आ रहे उसका बहिष्कार करना चाहिए। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण मित्र थे, कृष्ण कुमार मित्र। तो आप याद रखेंगे सुझाव बहिष्कार का किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। और इन्होंने एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम था बंगला पत्रिका संजीवनी। तो ये भी किसने लिखा है? कृष्ण कुमार मित्र ने ही लिखा है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। आप याद रखेंगे स्वदेशी बांधव समिति। और आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो अभी रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, अश्विनी अश्विनी से याद रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर ने, और यही है रवींद्रनाथ टैगोर, देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि रवींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? बंगाल में राखी दिवस मनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगा था। यानी रवींद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने के लिए बोला था, कहाँ पे? बंगाल में। अमार सुनार बंगला, देखिए रवींद्रनाथ टैगोर ने ही इसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में ही अमार सुनार बंगला नामक गीत की रचना की थी। इन्होंने गीत लिखा था और आगे चलकर वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना तो उसका राष्ट्रगान यही बना, अमार सुनार बंगला। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 1905 में बनारस कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब? बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो आप याद रखेंगे वर्ष 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आप याद रखेंगे ये बनारस में हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो आप याद रखेंगे 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल में विभाजन या बंगाल का विभाजन करता है, और वर्ष 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग है उसके कार्यकाल में इसको रद्द कर दिया जाता है। और इसी समय जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थन कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का सार्थक भी कौन बना? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये भी याद रखेंगे आप, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था उस समय? अमार सुनार बंगला। और इन्होंने ही बोला था राखी दिवस मनाने का, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप याद रखेंगे सर एंड्रयूस फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका का संपादक कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आपने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था, यानी बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए, अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। तो किसके सुझाव पर? अरुणडेल समिति के सुझाव पर ही जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली कर दी गई।
अब आते हैं हम मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। अब ये अधिनियम भी बोला जाता है, सुधार भी बोला जाता है फ्रेंड्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना, आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1906 में ढाका में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और अली जिन्ना, तीन लोगों ने मिलकर 1906 में, या बोल सकते हैं 1906 में बंगाल, यानी बोल सकते हैं ढाका में क्या किए थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, जिसमें 3 सदस्य थे, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुस्लिम लीग के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे आगा खां को। और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे किया जाता है, कराची में किया जाता है। और आप ये भी याद रखेंगे, इसी समय 1907 में ही जो कांग्रेस है वो 2 गुटों में बढ़ जाती है। 1907 में कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें तो ये कब जाकर एकत्रित होते हैं, कब जाकर ये पुनः एक साथ आ जाते हैं, तो ये 1916 में जब लखनऊ का अधिवेशन होता है, लखनऊ का या लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। तो उस समय मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थे उनके भी समझौता होता है, साथ ही साथ जो कांग्रेस 2 गुटों में बँट गई थी और वो भी एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी, तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में होता है, 3 लोगों ने इसकी स्थापना करते हैं, आगा खां सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। और 1907 में इनका वार्षिक अधिवेशन कराची में होता है, और जो तीसरा अधिवेशन है वो अमृतसर में होता है, और वहीं पे पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। सेम यहाँ पे वही दिया हुआ है, पहला ढाका में होता है, दूसरा कराची में होता है और तीसरा अमृतसर में इनका अधिवेशन होता है। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित किया जाता है, तो अमीर अली, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में भी स्थापित किया जाता है और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अमीर अली, या इनकी अध्यक्षता में वहाँ पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। अब भारतीय शासन अधिनियम 1909 आप याद रखेंगे, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया था, तो आप याद रखेंगे 1909 में आया था। इस अधिनियम में क्या बताया गया था कि जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, कौन से अधिवेशन से, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या अब भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी हर संप्रदाय या जाति के लोग क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने ये देखा कि 1909 में कौन सा आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। और सबसे पहले अलग से निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए कब कहा गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो आप याद रखेंगे ये अमृतसर अधिवेशन 1908 में हुआ था, उस समय बोला गया था। फिर 1908 के बाद 1909 में क्या किया जाता है, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आ जाता है और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आप याद रखेंगे। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया और यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की अवधारणा प्रारंभ हो गई, और यहीं से हम बोल सकते हैं कि भारत 2 खंडों में विभक्ति होने का यहीं से शुरुआत हुआ। जैसे बोल सकते हैं जिसमें कौन-कौन, हिंदुस्तान और बोल सकते हैं पाकिस्तान, यहीं से विभाजन होने का प्रक्रिया शामिल हो गया। याद रखने की पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम याद रखना है कि देखिए किसने कहा था, याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। देखिए कितनी बड़ी बात कहा गया था। याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, और ये कथन कहा था वायसराय मिंटो ने। और इन्हीं के शासनकाल में आया था 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। तो ये मिंटो वायसराय रहते हैं और प्रधानमंत्री कौन वहाँ के रहते हैं, मार्ले रहते हैं। तो आप याद रखेंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का, कहाँ पे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, उनके हेल्प के लिए भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में।
अब नेक्स्ट बात किया जाए तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पद पर नियुक्त हुए और उनके हेल्प के लिए। सत्येंद्र नाथ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था किसको? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्वेश्चन आएगा अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पद की नियुक्ति कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो आप याद रखेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। और पहले व्यक्ति कौन थे जिनको बनाया गया था? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। और संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कांग्रेस के दो गुट, अब देखिए आप याद रखेंगे एकमात्र भारतीय थे ये। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, तो आप उदारवादी समझेंगे, यहाँ पे उदारवादी और उग्रवादी से क्वेश्चन आता है कि चुनिए इसमें से उदारवादी नेता कौन है, उग्रवादी नेता कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखेंगे दादा भाई नरोजे, दादा भाई नरोजी, और ये पारसी थे। और ये दूसरी यानी 1886 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। इन्होंने द प्रॉपर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे। और ये पहले इंडियन या पहले भारतीय थे जिन्होंने जो ब्रिटिश पे चुने गए थे, ब्रिटिश में चुने गए थे, उनके विधानसभा या जो भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, दादा भाई नौरोजी को हम द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी थे उदारवादी नेता, और फिरोज शाह मेहता भी उदारवादी नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी नेता थे कांग्रेस की तरफ से। और बात करें गोपाल कृष्ण गोखले को ही हम बोलते हैं गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट बात करें, बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, आप इसको याद रख सकते हैं, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल। एक चीज नाम और आप याद रखेंगे, अरविंद घोष भी उग्रवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। और बाल गंगाधर तिलक ने कब होम रूल की स्थापना की थी? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन के समय। नेक्स्ट बात करें, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो शेरा पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ दौर में उग्रवादी विचारधारा से किस क्या आशय है? तो संवैधानिक संसाधनों साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का स्वशासन प्राप्त करना। यानी उग्रवादी जो क्या करते हैं कि जैसे गांधी जी थे वो क्या थे? उग्रवादी नेता नहीं थे। वो कौन से नेता थे? वो नेता थे उदारवादी, यानी जो ज्यादा बोल सकते हैं मार काट पे विश्वास नहीं रखते थे। यानी वो अहिंसा, बिना हिंसा किए हुए किस चीज को, सत्य को प्राप्त करना, उनका ये सिद्धांत था। बट उग्रवादी ऐसा नहीं थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर क्या करना? आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना ही क्या कहलाते हैं? उग्रवादी विचारधारा कहलाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? तो 1877। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम दिल्ली दरबार जिसमें विक्टोरिया थी, ठीक है ना। तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंटन था वायसराय। फिर दिल्ली दरबार दूसरा बार 1903 में लगाया जाता है, उस समय लॉर्ड कर्जन रहता है। और उसके बाद ही तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। फिर तृतीय अगर बोला जाए, तृतीय दिल्ली दरबार 1911, उस समय कौन वायसराय रहता है? तो लॉर्ड हार्डिंग रहता है। और इसी समय जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे बंगाल का नहीं पूछा है, सिर्फ बोला है द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे लियोनिल कार्टियस, लियोनिल
लियोनिल कर्टियस, ये द्वैत शासन के जनक कहे जाते हैं। और जबकि बंगाल का पूछा जाए तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। अब हम आते हैं लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में उधर बताया था कि 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन हुआ था। आप समझौता बोलिए, अधिवेशन बोलिए या होम रूल की स्थापना बोलिए, दोनों तीनों ये 1916 में ही ये प्रारंभ हुआ था। तो 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे, उनके बीच समझौता हुआ था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। सूरत अधिवेशन से पृथक एवं उग्रवादी एवं उदारवादी, अभी हमने देखा था उदारवादी जो अहिंसा पे विश्वास करते हैं और उग्रवादी जो हिंसा पे विश्वास करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो पुनः एकीकरण, पुनः एक साथ लाने के लिए किस अधिवेशन में यह हुआ, तो आप याद रखेंगे लखनऊ अधिवेशन। यानी यहीं पे जब 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, उदारवादी और उग्रवादी, तो दोनों एक साथ कब आ जाते हैं, तो ये सूरत अधिवेशन से पृथक होते हैं और एक साथ आते हैं लखनऊ अधिवेशन में। आप याद रखेंगे 1907 में कौन सा अधिवेशन होता है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आ जाते हैं। और इस समय लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी, यानी अतिवादियों जिसको हम बोल सकते हैं उग्रवादियों और उदारवादियों, दोनों को मिलाने का काम किसको किसको दिया गया था, एनी बेसेंट को दिया गया था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बात करें कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया निर्णय क्या था जिसके प्रमुख या मुख्य दूरगामी परिणाम हुए, तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार किया गया। यानी 1916 में जो क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस जो आई थी उनके बीच समझौता किस बात को लेकर हो गई थी कि कांग्रेस के लिए अलग से, कांग्रेस द्वारा जो मुस्लिम लीग है उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। यानी निर्वाचन क्षेत्र को लेकर ही दोनों के बीच समझौता हुआ था और कांग्रेस इस समय मान गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। नेक्स्ट बात करें मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था, तो इसका विरोध किसने किया था, तो विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। होम रूल लीग की अवधारणा किस से देश से ली गई है, होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आप याद रखेंगे इसकी अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। और इसका मतलब क्या होता है, स्वशासन, याद रखेंगे होम रूल का अर्थ क्या होता है, तो स्वशासन होता है और इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था, तो होम रूल आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। यानी 1916 में जो स्थापना किया गया था होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। तो इसी बीच में होम रूल की स्थापना की गई थी, इसलिए ये भारत में लोकप्रिय हुआ था। अप्रैल 1916 में तिलक जी ने पूना में, याद रखेंगे अप्रैल 1916 में तिलक जी ने पूना में होम रूल की स्थापना किया। और जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ की। तो याद रखेंगे सबसे पहले किसके दिमाग में आया होम रूल या होम रूल की स्थापना करने के लिए, तो एनी बेसेंट, बट सबसे पहले किसने इसकी शुरुआत की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और देन इसके बाद होम रूल की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या इसकी शुरुआत किसने की, तो फिर एनी बेसेंट। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की या होम रूल की मांग की। होम रूल यानी ऐसे देखिए, होम रूल, रूल यानी नियम, यानी घर के लिए कानून बनाना, यानी स्वशासन। तो वही इसका मतलब होता है स्वशासन। और इसकी मांग किस पत्रिका में किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया गया था। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग, कहाँ पे, ये विदेशी धरती पे, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ग्राहम पोल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ग्राहम पोल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बताया कि होम रूल आंदोलन जो है ये शब्द आयरलैंड से लिया गया है। इसका अर्थ होता है स्वशासन, स्वशासन जो कि हमने पहले ही देख लिया था। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, तो आयरलैंड में किया गया था। और आयरलैंड में इसकी स्थापना किसने किया था, तो रेड मांड ने किया था। नेक्स्ट 1916 की बात करें तो प्रारंभ आंदोलन के समय भारत का व्यवसाय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। यानी जब स्वदेशी, ये सॉरी स्वदेशी नहीं बोलेंगे, कौन सा, होम रूल आंदोलन बोलेंगे या होम रूल लीग बोलेंगे,
तो इसकी स्थापना किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अब देखिए 2 तरीके से बाँटा गया है कि यहाँ पे एक तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में, एक किया था 1916 में कौन? एनी बेसेंट, यानी सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, अप्रैल में तिलक जी ने। और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक का था, इनका क्षेत्र मद्रास और तमिलनाडु था। ये अपना मुख्यालय बेलगाम, कर्नाटक में बनाए थे और ये अड्यार, मद्रास में बनाए थे। समिति स्वरूप के अध्यक्ष कौन थे? तो एनीसी कलेकर व जोसेफ बैप्टिस्ट, और यहाँ पे कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। अब उद्देश्य इसका क्या होता है? इन्होंने अपना क्या बोला था यहाँ पे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी में उन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। प्रचार का माध्यम किसके द्वारा प्रचार इन्होंने किया? मराठा व केसरी के माध्यम से। और इन्होंने कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के माध्यम से इन्होंने होम रूल की प्रचार की। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने। फेबियन प्रस्ताव या फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखा को किस वर्ष एक कर दिया गया? यानी पहले तो ये अलग-अलग किए थे 1916 में, बट 1 साल बाद 17 छोड़कर 1 साल बाद यानी 1918 में ये दोनों एक साथ आ गए, इनको मर्ज कर दिया गया। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसने किया था? तो इसका गठन लाला लाजपत राय ने किया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी स्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर, मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित लोग थे। किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। अगर इनके साथ बोला जाए तो इनके साथ कौन थे? एनईसी कलेकर, एनसी कलेकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। नेक्स्ट बात किया जाए ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो हम तीसरा पार्ट अब देखने वाले हैं। तो वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एन एम लोखंडे के द्वारा मजदूर संगठन यानी बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किया गया था 1890 में। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होती या होता है, न कि मालिक। वो ट्रस्टी होते हैं, न कि वो मालिक होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो आप याद रखेंगे वर्ष 1920 में बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एन एम जोशी थे। किसका? एआईटीयूसी के संस्थापक एन एम जोशी थे। और लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1926 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए लाला लाजपत राय, 1926 का पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता, अब यहाँ पे था सिर्फ ऑल इंडिया ट्रेड और यहाँ पे आ गया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1919 में की गई थी। अब कहाँ-कहाँ पे कारखाना अधिनियम आया था? ये दिया हुआ है। अगर 81 की बात करें 1881 तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। और देखिए यहाँ पे अंतर हो जा रहा है कितने 20 सालों का। 20 साल बाद आता है तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, फिर से यहाँ पे 10 साल बाद 11 साल बाद आता है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 12 साल बाद लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में और 1944 लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। नेक्स्ट 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। नेक्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय। एम एन रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो डेट याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1920 को। पहला साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कानपुर, 26 दिसंबर 1920 को किया गया था। कानपुर संयंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? ये आंदोलन तो साम्यवादी आंदोलन नेताओं के द्वारा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो एम.एन. रॉय 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। एम.एन. रॉय, क्या नाम था उस पार्टी का? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सौम्येंद्र नाथ टैगोर करते हैं। वर्ष 1939 में भारतीय बोलेस्विक पार्टी की स्थापना एन दत्त मजुमदार करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रेजर आयोग 1902 में इसकी स्थापना की जाती है और गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड कर्जन। यानी 1902, 1903, 1905 आप इसके लिए याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कर्जन होंगे और ये संबंध था पुलिस सुधार से। हंटर आयोग आप याद रखेंगे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हंटर आयोग बनाया गया था 1919 में, और उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और याद रखेंगे जब दिल्ली स्थानांतरित होती है राजधानी, तो उस समय कौन रहता है? हार्डिंग रहता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड पंजाब में अशांति, यानी पंजाब में अशांति जो हुआ था उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात किया जाए, बटलर आयोग 1927 में आता है और ये लॉर्ड इरविन के समय में भारतीय रियासतों के साथ संबंध अच्छे करने के लिए था। लिन लिथगो आयोग 1928 में आता है और इस समय लॉर्ड इरविन रहते हैं और भूमि सुधार से संबंधित था ये। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में, ये भी लॉर्ड इरविन के समय में, और बारदोली में लगान वृद्धि की जांच करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी या गठित किया गया था। हिटले आयोग लॉर्ड इरविन के समय में श्रम से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड इरविन 1927 से 1929 तक जितने भी हुए थे वो सब किससे रिलेटेड है? उस समय कौन व्यवसाय आया था? तो लॉर्ड इरविन था। सरपू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया था और ये बेरोजगारी से रिलेटेड था। क्लाइड आयोग 1940 में आता है लिन लिथगो के शासनकाल में और ते भागा आंदोलन से संबंधित है। तो ते भागा आंदोलन जस्ट हमने पीछे पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। अब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन चालू किया था, शुरू किया था, और उनकी पूरी जीवनी के बारे में अधिकांश यहाँ पे चीजें देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, नाम इनका क्या था पूरा? तो मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई, और इनका जन्म स्थान 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था और पोरबंदर गुजरात में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। आप ऐसे याद रखेंगे कि जब अपना देश आजाद होता है 1947 में, तो उसके अगले साल ही इनका मृत्यु हो जाता है। मारने वाले का नाम क्या रहता है? तो नाथूराम गोडसे रहता है। अब याद रखेंगे 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में था और विवाह इनका 1883 में कस्तूरबा गांधी से होता है। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। और राजनीतिक गुरु जो कि मैंने आपको बता दिए थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रथम इनका शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थी और महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। अब कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान ये कब किए थे? तो 1888 में किए थे। मुंबई कानून, देखिए मुंबई से, यानी इंग्लैंड गए थे मुंबई से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, और कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके वो 1891 में 3 सालों में इनको डिग्री प्राप्त हो गई थी। तो फिर से ये लौट आए थे इंडिया। अब अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। ये कौन थे अब्दुल्ला? तो इनके साथी थे या इनके दोस्त थे जो कि गुजरात के रहने वाले थे और दक्षिण अफ्रीका में ये व्यापार करते थे। तो उनको वहाँ के गोरों के द्वारा इन पे अत्याचार किया जा रहा था, तो इसलिए वो मुकदमा लड़ने के लिए अपने दोस्त गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं 1893 में। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसने? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोवर पदक 1899 में इनको दिया गया और कैसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इनको मिला। याद रखेंगे जब ये लौट के आते हैं, जब ये लौट के भारत आते हैं तो 9 जनवरी 1915 को ये लौट के आते हैं और इसी समय इनको ब्रिटिश द्वारा कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है, और ये बाद में चल के कैसर हिंद की उपाधि लौटा भी देते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन, यानी प्रथम बार ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। कब? 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। डरबन जो जगह है ये दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है और यहीं पे गांधी जी फेनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में करते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक एक्ट आया था 1904 में ही,
तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किया जाता है। और सत्याग्रह का प्रथम उपयोग 1906 में ही सबसे पहले विदेशी धरती पे 1906 में दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। फिर आते हैं तो इंडिया में अगर पूछा जाए तो इंडिया में आप याद रखेंगे 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वहां पे इन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहले यूज किया था। विदेशी धरती पे कहाँ पे, तो हम बोलेंगे दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में। और इंडिया में कहाँ पे, तो पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट बात की जाए जीवन में ये पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव कब इनको देखने को मिला, 1908 में पहली बार जेल गए। टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष यानी 21 वर्ष तक सक्रियता रहा दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को होता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। और आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में ही की। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आप याद रखेंगे मात्र एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता किया है 1924 में, जो कि कर्नाटका बेलगांव कर्नाटका में इन्होंने किया था। आत्मकथा प्रयोग सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में, यानी अधिवेशन जो ये अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं उसके अगले साल ही इन्होंने ये आत्मकथा अपनी लिखी। और सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा से रिलेटेड था इनका। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किया जाता है। और चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को किया जाता है। इनके पुस्तक जो कि इनकी आत्मकथा है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, इनके पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा इनकी है। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनका ही पुस्तक है। और हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित किया गया, ये भी इनका ही पुस्तक है। याद रख सकते हैं योग अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महावृत और गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिम सभ्यता का विरोध से संबंधित इन्होंने लिखा था। सुनो विद्यार्थी, तो इसमें जो मैंने टीक लगाया ना, हाईलाइट किया, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और हिंद स्वराज, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट हो जाएगा, जो कि 14 अगस्त 1896 को इन्होंने राजकोट से प्रकाशित किया था। और इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन आप याद रखेंगे। केसरी पूछा जाए तो केसरी किसका था, तो बाल गंगाधर तिलक का। जब वो 1916 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट किए थे तो उस समय इन्होंने इससे ही प्रचार किया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने इनको अलग अलग नामों की संज्ञा दिया था, उसी के बारे में है। तो केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको दिया गया था। जब ये कहाँ से आए थे, जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट इनको बोला गया था कब, प्रथम विश्व युद्ध के समय, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को हायरिंग किया था 1914 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था। भंगी शिरोमणि किसने कहा, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कुली बैरिस्टर के नाम से इनको पुकारा था। और दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने इन्हें कर्मवीर बोला था। और सेवाग्राम का संत भी इनके जो आश्रम में रहने वाले अतिथि थे उन्होंने बोला था। आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने बोला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट मलंग बाबा किसने कहा था, तो कबायलियों ने। और बापू सबसे पहले, बापू किसने कहा, तो एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू। एंड्रयूज और व जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कह के संबोधित किया था। देशद्रोही फकीर किसने किया था, विंस्टन चर्चिल ने। आप याद रखेंगे चर्चिल जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। नेक्स्ट भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था ये भिखारियों के राजा हैं। राष्ट्रपिता याद रखेंगे, राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस कौन से अधिवेशन में, यानी जब 1938 और 39 में अधिवेशन होता है उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। और 1939 वाला में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और इनकी जगह पे कौन आ जाता है, राजेंद्र प्रसाद। अध नग्न फकीर कौन बोलता है, चर्चिल इनको बुलाता था। इन्होंने ही कहा था, संबोधित किया था, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न याद रखेंगे, देशद्रोही फकीर, जिसमें फकीर आ जाएगा आप याद रखेंगे चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, लॉर्ड माउंट ब्रिटेन द्वारा। लॉर्ड माउंट ब्रिटेन द्वारा। अब याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम ये हमारे क्या थे, व्यवसराय थे। महात्मा गांधी बोला जाए तो महात्मा कह किसने पुकारा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था महात्मा कहकर। वाईकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 और अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। अस्पृश्यता छुआछूत जिससे रिलेटेड है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे या वापस आए, तो हमने देखा था 1915 में। और आने के बाद इन्होंने कौन सा आश्रम की स्थापना किया था, तो कौन सा, साबरमती आश्रम।
गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पे कौन पुकारा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमने देखा था। और महात्मा तो हमने देख लिया। और सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने पुकारा था? तो क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज कौन थे? तो आप याद रखेंगे एंड्यूज, रेवर्ड चार्ली एंड्यूज, जिसको हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं। फिनिक्स आश्रम हमने देख लिया था कि डबरन दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना करते हैं जब ये जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। किसका? अपने दोस्त अब्दुल्ला का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया। उसी आश्रम को हम सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग है अहिंसा का अर्थ है। किसके अकॉर्डिंग? महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है कि भारतीय कपड़ा व्यापारिक बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन था? तो चमनलाल बजाज। ये कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर थे, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी थे। अब देखिए महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था उनका कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि हम तीन कोठिया के नाम से जानते हैं। और किससे संबंधित था? वास्तविक किसान सत्याग्रह से संबंधित था। और ये 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और इसे हम तिनकोटिया पद्धति के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें तो 1918 में जो हमारा बोल सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में भूख हड़ताल सबसे पहले किया गया था। प्रथम भूख हड़ताल था ये अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। फिर इसके बाद खेरा सत्याग्रह उसी वर्ष होता है, जिसमें प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह की मांग की जाती है। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति यहीं से प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन, जिसको बाद में बंद कर दिया गया था, जो चौरा चौरी का कांड 1922 में हुआ था, इस वजह से। अभी आएगा पढ़ने के लिए। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति, यानी सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति कहा जाता है। सामान्य अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, यानी दांडी मार्च इस समय हुआ था 1930 में। और नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन ये चलाया गया था। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का उपनाम क्या है? तो दिल्ली चलो आंदोलन, जो कि 1940 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट बात किया जाए, फिनिक्स आश्रम हमने देख लिया था। डबरन में इसकी स्थापना 1904 में किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है 1910 में। और साबरमती आश्रम 1915 में जब ये स्वदेश लौटते हैं तो इसकी स्थापना करते हैं। और सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में इन्होंने 1915 में किया था। अनासक्ति आंदोलन कौशानी उत्तराखंड में इन्होंने किया 1929 में। और सेवाग्राम आश्रम, जिसको हम वृद्धा आश्रम वृद्धा जो कि महाराष्ट्र में है, उसकी स्थापना वो 1936 में करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और सबसे पहले कहाँ किया था सत्याग्रह? तो हमने देखा था सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। फिर यहाँ पे वो स्टार्ट किए कहाँ पे? 1917 पश्चिम चंपारण में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो 1901 में किए थे, हमने देखा था। और 1924 में इन्होंने एक बार इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि बेलग्राम कर्नाटका की अधिवेशन थी। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने बोला था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल प्रशिक्षण या प्रारंभ सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, यंग इंडिया, ये सब किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हिंद स्वराज हो गया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स हो गया, यंग इंडिया हो गया। तो यंग इंडिया इनका पुस्तक नहीं है, वो एक समाचार पत्र है। और हरियन भी इनके द्वारा ही लिखा गया था समाचार पत्र। नेक्स्ट बात करें हम तो अनटू दी अनटू दिस लास्ट
नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रस्किन, जॉन रस्किन थे। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो ये भी महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। और महात्मा कह किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात किया जाए, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि तीन कोठिया पद्धति या तीन कोठिया के नाम से जानते हैं, तीन कठिया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राज शुक्ल भी शामिल थे, क्योंकि जब ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता हुआ था, तो उसी समय ये भारत को आमंत्रित करने सॉरी महात्मा गांधी को आमंत्रित करने के लिए उस आंदोलन में शामिल हुए थे या उस अधिवेशन में शामिल हुए थे। और जब उसके बाद अगले ही साल 1917 में महात्मा गांधी पश्चिम चंपारण जाते हैं और भारत में पहला अपना सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह, उसमें सफलता पाते हैं। तो ये लिखा है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन जी रंगा ने इसका विरोध किया था। पुणे की येरवदा में स्थित अंगा खा प्लेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वारा द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। कौन बनवाया था? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय, इसने बनवाया था। अब हम पढ़ने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट, जिसमें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखने वाले हैं, कब हुआ था, क्यों हुआ था। तो देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों का दमन था। क्रांतिकारियों का दमन करना था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में, कब, वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश जो था सिडनी रोलक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और उसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था, कि हम किस प्रकार से जो क्रांतिकारी पनप रहे हैं उसको किस प्रकार से हम कुचल सके। तो उसी से रिलेटेड रोलेट एक्ट बनाया गया था। और वर्ष 1919 में इसको पारित किया गया था, मार्च 1919 में। और इसी वजह से हम इसको रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिडनी रोलेट इसकी अध्यक्षता कर रहा था। रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का व्यवसाय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का व्यवसाय था। औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, जो औपनिवेशिक कानून बना था उसको बोला गया था बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन था कानून? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। द अनॉर्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो रोलेट एक्ट का पारित होना, जो कि 1900 मार्च 1919 में पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा और इंडिया में लागू किया गया था। इस वजह से यही कारण था, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभा बुला रहे थे जलियांवाला बाग जगह पे, इसी कारण ये घटिया घटना हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पे जरूर लाइक करें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम देखिए पेज नंबर 29 पे अभी हैं, टोटल 33 पेज तक कंप्लीट करेंगे, यानी अभी 4 पेज और कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो पे जरूर लाइक करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी घटना हुई थी? तो रोलेट एक्ट हुआ था। और पंजाब के अमृत शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब घटना हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919। किसने करवाया था? ओ डायर ने करवाया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट ऊपर हम देखते हैं, रोलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। और इसी आंदोलन में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइट का उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो वापस कर दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में व्यवसाय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता, उस समय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य किसको मिली थी? तो के शंकर नारायण को मिली थी, उन्होंने भी इसको लौटा दिया था।
तो किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी और कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से के शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया था। अब याद रखेंगे, इसकी जांच के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं कि हंटर आयोग की गठन किया गया था, तो ये यहाँ पे लिखा है। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और जिसका उस कमेटी का नाम क्या था? तो हंटर कमेटी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो जनरल ओ डायर, कहीं आपको ओ डायर देखने को मिलेगा और कहीं आपको जनरल डायर डायर देखने को मिलेगा। तो इसकी हत्या जो उधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे वो जाते हैं लंदन और लंदन में इनकी हत्या कर देते हैं जनरल ओ डायर को, क्योंकि भारत में जनरल ओ डायर को या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल ओ डायर को क्या किया था? इसको अपराध घोषित या अपराध बोल सकते हैं, इसको ऐसा नहीं माना था कि ये अपराधी है। तो इस वजह से उधम सिंह को गुस्सा आया और ये जाता है लंदन में और जनरल ओ डायर की हत्या कर देता है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और जिसके अन्य सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, जिसको चितरंजन दास भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी और एम आर जयकर जयकर आदि ये लोग शामिल थे इसकी जांच हेतु। नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ बताया गया कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो देखिए 1885 में आप तो जानते हैं क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। पुणे में होने वाला था, बट पुणे में एक बीमारी फैल गई थी प्लेग नामक, तो इसलिए इसकी स्थापना कहाँ होती है? बम्बई में होती है 1885 में। कौन से तारीख को? 28 दिसंबर, याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना करता है एक अर्ध यानी बोल सकते हैं रिटायर्ड सैनिक ब्रिटिश का। और बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो विपिन उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है और इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो ए ओ ह्यूम नाम है। अब 1905 में कौन सी घटना होती है? बंगाल विभाजन, जिसको दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है, पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो इसी आंदोलन में कौन कौन सा बोल सकते हैं आंदोलन प्रारंभ होता है? तो स्वदेशी स्वदेशी और बोल सकते हैं बहिष्कार। और इसी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, जो 1971 में बांग्लादेश की क्या बनती है? नेशनल एंथम बनती है। अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कहाँ पे? ढाका में होती है। 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया जाता है जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने के लिए बोला जाता है, देने के लिए बोला जाता है। अब 1912 में क्या होता है? बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। हमने ये भी पढ़ा था कि 3 बार ये किया जाता है। जस्ट मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में पूछ ये एग्जाम में आता है, तो उस समय लॉर्ड लिंटन प्रोफेसर आए रहता है। और द्वितीय जो दिल्ली दरबार है 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और तृतीय 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और 1911 वाला जो है इसी में बंगाल की राजधानी कोलकाता को हटाकर भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया जाता है। अभी हम लोग कौन से पेज में थे? तो अभी हम लोग इसके जस्ट नीचे वाले पेज में थे। अब देखिए 1909 हमने पढ़ लिया। 1929 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की आह्वान किया गया था। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने ही 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पहला तिरंगा फहराया था। और उसके अगले ही साल यानी 1930 में 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1935 में अगर बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि की गई। और ये किससे लिया गया है? तो लू आयोग से लिया गया है। ली आयोग से लिया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए 1940, तो 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। और 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने के लिए एक बोल सकते हैं कमेटी बनाई गई थी। और 1946 में कैबिनेट मिशन असफल हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता यानी 1947 में विभाजन हो गया था, जिसमें दो राष्ट्र बनाया गया था, एक पाकिस्तान और एक भारत। अब पाकिस्तान में दो खंड में बट गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान। जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान था और जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। अब हंटर कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने हंटर रिपोर्ट किसे? जलियांवाला बाग से रिलेटेड, तो को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने इसको क्या संज्ञा दी थी? पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लोपा पोती लिपा पोती की संज्ञा दी थी। पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपा पोती की संज्ञा दिया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। किस कमीशन की रिपोर्ट को?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको दिया था। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे खिलाफत आंदोलन है और असहयोग आंदोलन है पढ़ना है। तो खिलाफत आंदोलन, इसका मुख्य कारण था ना कि जो भारत में चलाए गए जो खिलाफत आंदोलन है, उस समय तुर्की के जो खलीफा है, उसके पद को इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसको पद से विमुक्त कर दिया था, हटा दिया था। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन इंडिया में चलाया गया था। और वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने ही किया था। और 1920 में इलाहाबाद में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था कि आप असहयोग आंदोलन प्रारंभ कीजिए। तो आप याद रखेंगे 1919 में ही खिलाफत आंदोलन और 1920 में ही ये बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन को चालू किया गया था। और इसके जो प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के, वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष वर्ष प्रारंभ किया था, तो याद रखेंगे 1920 में। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो पे ज़रूर लाइक करें ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, तो सी आर दास ने 1920 के अधिवेशन में। यानी सी आर दास ने ही बोला था गांधी जी से कि आप असहयोग आंदोलन शुरू कीजिए। अब असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो असहयोग आंदोलन के समय में ही दिया था। इसके बाद ही अब देखते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1930 से, 26 जनवरी 1930 से। अब नेक्स्ट बात किया जाए असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, तो देखिए दो लोगों ने कैसर हिंद की उपाधि कौन लौटा देता है, तो महात्मा गांधी। और ये अपना वकालत छोड़ देते हैं, कौन, चित्तरंजन दास जी अपना वकालत छोड़ देते हैं। फिर वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य जो परिणाम क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, इसको फर्स्ट मास मूवमेंट, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए इसका नाम दिया गया था फर्स्ट मास मूवमेंट, यानी प्रथम जन आंदोलन। इसी को हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था, ये अनिष्ट बर्बादी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि मिली थी, तो नाइट की उपाधि मिली थी। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में, देखिए चौरा चौरी जो है, अब गोरखपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ये है जगह चौरा चौरी। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश से घटित हुई थी, और इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। यानी एक पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी में लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो उकसाने के कारण किसी ने उकसा दिया था। इस कारण क्या किए थे कि जो आम लोग थे वो जाकर पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिए थे, जिसमें कुछ पुलिस कर्मी मारे गए थे। तो इस वजह से ये घटना सुनकर उस समय जो चोरा चोरी की घटना हुई थी, उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे, और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आप याद रखेंगे कब ये घटना हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था, तो ये 1922 में लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और श्री राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये सभी लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन के समय अपनी वकालत को छोड़ दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव जो पारित किया गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मार्च 1923 में। और सी आर दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। आप याद रखेंगे सी आर दास इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों मिलकर 1923 में स्वराज की स्थापना करते हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो बनाए जाते हैं, कौन, सी आर दास, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने जाते हैं। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दे दिया था, तो सी आर दास। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे इससे पहले 1922 में, जो कि बिहार में हुआ था। उसके बाद सी आर दास क्या करते हैं, और मोतीलाल नेहरू अपना एक नया पार्टी खोलते हैं, स्वराज पार्टी। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को, सी आर दास को बोल सकते हैं, चित्तरंजन दास, इनको जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात कीजिए स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के पश्चात हुई थी, तो असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी पार्टी का गठन, क्योंकि ये 1922 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था।
तो इसके बाद 1923 में ही इसका गठन किया गया था स्वराज पार्टी का। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी और सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू, देखिए 1924 की यानी अगले ही साल, जिस समय बेलगांव में क्या रहते हैं, महात्मा गांधी बेलगांव का अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो 1924 में महात्मा गांधी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों लोग के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता होता है और जिसे हम गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस सीआर दास यानी दास इसमें हो गए और गांधी जी है, तो गांधी दास पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाहौर अधिवेशन में ही पारित किया जाता है 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के समय रावी नदी के तट पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये तिरंगा झंडा फहराते हैं। और कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया, तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 हुआ था उसी समय इसको निरस्त कर दिया गया था। और 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन, जिसमें कि लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और वो मारे जाते हैं, यानी कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो साइमन कमीशन, जिसको हम श्वेत कमीशन, क्यों श्वेत बोला जाता है, क्योंकि सभी इसमें अंग्रेज ही सदस्य रहते हैं, इसलिए इसको श्वेत सदस्य या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो किस वर्ष नियुक्त किया गया था, तो याद रखेंगे 1927 में नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने क्या देखा था 1909 वाला, तो 1909 में हमने देखा था मार्ले मिंटो अधिनियम। वो किससे संबंधित था, तो वो था सांप्रदायिकता से संबंधित था, कि मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें अलग से प्रावधान करने के लिए था। और यहाँ पे जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये समीक्षा करने हेतु था। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि इसका मुख्य कारण था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और इसका विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय हैं उनको बहुत गंभीर चोट लग जाती है और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, तो वर्केन हेड इसका नियुक्ति करता है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो जस्ट हमने पढ़ा श्वेत कमीशन के नाम से हम जानते हैं। डेट याद रखिएगा 1927 में नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ये साइमन कमीशन का समर्थन किया था। और साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी, तो ये बर्कन हेड यानी जो साइमन कमीशन की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए थे, सुधार करने के लिए, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ही बोलते हैं। तो चुनौती रखा गया था किसके द्वारा, बर्केन हेड के द्वारा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यही रिपोर्ट है जब लाहौर अधिवेशन होता है उसमें निरस्त कर दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अब हम पढ़ने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, जो कि कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो दांडी गुजरात से किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च, डेट याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च या बोल सकते हैं यात्रा समाप्त की थी, जिसको नमक कानून के भी नाम से जानते हैं और दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो एरिया था वो कितना, 241 मील के आसपास इन्होंने ये यात्रा किए थे। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो अब्बास तैयब जी ने लिया था।
गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो बेब मिलर को इन्होंने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। महात्मा गांधी धराशना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसके मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। नेक्स्ट बात किया जाए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार पहली बार किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के कारण के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही त्रिचन्नापल्ली से वेदरनायनम तक की यात्रा की थी। चियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में ये प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी से क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो याद रखना, चंपारण बिहार से। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब हम पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है और ये 5 मार्च 1931 में ये समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931। अभी 2 पेज हम पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, मत पूछिए। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जिसको हम दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। आप डेट भी याद कर सकते हैं, 1931, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय यानी दोनों के बीच में ये समझौता होता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा। द्वितीय राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सिंगल कांग्रेस की तरफ से वही गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपूताना नामक जलयान, उस जलयान का नाम क्या था? एस राजपूताना नामक जलयान से गए थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने देख लिया। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग नहीं लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो केटी पाल के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल, वही विंस्टन चर्चिल है जो भारत महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था और एक चीज और भी बोला था, जस्ट हमने ऊपर देखा था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या हाफ नेक फकीर कहा था। अब याद रखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भीमराव अम्बेडकर है और महात्मा गांधी है उनके बीच बहस हो गया था दलितों के लिए अलग से पृथक बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो इसलिए ये बेनतीजा रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, याद रखिएगा। 31 यानी 1930 से 31 प्रथम, 31 से 31 में है दूसरा और तीसरा जो है 32 में ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और महात्मा गांधी किस में सम्मिलित होते हैं? दूसरे वाले में सम्मिलित होते हैं। और तीनों में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर ये असफल रहा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किस भारतीय ने नेता
किस भारतीय ने नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सरपू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी मीडिएटर का काम किए थे। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? इरविन तथा गांधी दोनों को महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। और सरोजनी नायडू ने ही किसको? जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का भगवान ऐसे ही कुछ कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में, यानी 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, जो कि डेट हमने देखा था 5 मार्च 1931। अब हम पढ़ने वाले हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पुना पैक्ट। तो सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, और तत्कालीन वहां का क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजनों यानी दलितों के लिए अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब रखा था? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। वी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने स्थापित किया था, या संघ स्थापित किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो 71 एवं 148। पहले 71 थी, बाद में 148 हो गई थी। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। कौन सा लीग? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया, घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम हरिजन सेवक संघ, जो ऊपर हमने हमने देखा वही वाले के बारे में बात किया जा रहा है। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। वर्स्टन विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। गांधी जो इरविन समझौता हुआ था, जिसके फलस्वरूप देखे थे क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित किया जाता है। तो इसका विरोध किसने किया था? तो विंस्टन चर्चिल समेत अनेक जो ब्रिटिशर्स थे उसका विरोध किए थे। आज का लास्ट पेज पढ़ रहे हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी हम त्रिपुरी कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव करवाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। और इसके अंतर्गत चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1937 में, यानी 1935 में इसमें प्रस्तावित था, तो 1937 में जाकर चुनाव कंप्लीट होता है। और वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या मात्र 5 थी। कितनी थी? 5 थी। और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई, यानी कुछ पार्टियों से जुड़कर 8 प्रांतों में सरकार बनाई। और पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक? तो मात्र 28 माह तक इन्हें शासन किया। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता जो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, याद रखेंगे। और उसके अगले ही साल 1939 में ये क्या करते? सुभाष चंद्र बोस फिर से बनते, बट इन्होंने रिजाइन दे दिया। तो अभी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, यानी अगले साल, यानी 1939 में। तो इस समय फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत गए, और हारा कौन? सीतारामैया जी ने। और सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र इसी में दे दिया गया 1939 में। और उसके बाद किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया।
और लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। कब यह रखा गया? 8 अगस्त 1940 को। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी के संस्थापक कौन थे? तो योगेश चंद्र चटर्जी थे और 19 मार्च 1940 में इन्होंने बंगाल में इसकी स्थापना की और उद्देश्य इनका था कि अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश को समाजवाद की स्थापना करना या देश में समाजवाद की स्थापना करना। और इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। जो त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। कौन से पार्टी ने? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने। नेक्स्ट बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कहाँ से कौन लड़े थे, तो 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। तो असम प्रांत का देखा जाए तो वहाँ कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला थे। बिहार की बात करें तो बिहार के श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते थे और गए हैं आज़ादी के बाद। अगर बात करें नेक्स्ट बंगाल का तो फजलुल हक थे, उड़ीसा का बीएन दास थे, उत्तर पश्चिमी का खान साहब थे और संयुक्त प्रांत का गोविंद वल्लभ भाई पटेल, मध्य प्रांत का एन पी खरे थे, बम्बई का बीजी खरे, मद्रास का श्री राजागोपालाचारी, सिंध का अल्लाह बख्श बख्श और पंजाब का सिकंदर हयात खां थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण भी बोलते हैं। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? तो रफी अहमद किदवई बने। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में वर्ष 1934 में इसकी पहली पहली बैठक पटना में हुई थी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो हमने देख लिया था सुभाष चंद्र बोस 3 मई 1939 मुकर यानी उन्नाव में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना, जब जरूरत हो तब तत्पर रहना। अन्य सदस्य की बात करें तो देवव्रत विश्वास जो कि महासचिव रहते हैं, विश्वंभर विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री रहते हैं तथा स्वामी सहजानंद। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभाओं हेतु सभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। तो ये हमने पढ़ लिया आज। 33 पेज तक कंप्लीट कर लिए। कल हम पढ़ने वाले हैं जो 11 पेज और बच जाएंगे। इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भी इसके अलग अलग पार्ट है वो आप देख सकते हैं और कम से कम इसके 3-4 बार आपको रिवीजन करना है। 2x पे करके देख सकते हैं या 1.25 या 1.5 पे आप इसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ज़रूर आप कुछ लिखें कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।